तो टॉपिक हमारा ये तो गड़बड़ हो गया। ये नहीं है। तो टॉपिक हम लोगों का निर्वाचन है, इलेक्शन है। और आज इलेक्शन के संदर्भ में हम लोग एनालिटिकल पार्ट को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग की भूमिका, निर्वाचन आयोग की भूमिका की समीक्षा करेंगे हम लोग। इलेक्शन कमीशन की भूमिका कैसी रही है हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। 1990 के पहले, जब तक देश में टीएन शेषन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बनाया गया था, तब तक निर्वाचन आयोग की भूमिका दूसरे तरीके की थी। और टीएन शेषन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद इलेक्शन कमीशन की भूमिका दूसरे तरीके से बदल गई। 1990 के पहले तक हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा पाना एक बड़ी चुनौती थी, गंभीर चुनौती थी। इलेक्शन कमीशन के सामने ये एक बड़ी विषम स्थिति थी। बूथ कैप्चरिंग होना, लोगों को डराना धमकाना, ये सब आम सी घटनाएं थी, शहरों में होता था। और ये सुनी सुनाई नहीं, ये खुद भोगी हुई घटना बता रहे हैं। जब पहली बार मैं वोट देने के लायक हुआ, उत्साह के साथ मैं भी वोट देने पहुंचा, जैसे आप जाते हैं। और जब मैं पहली बार वोट देने पहुंचा तो पता चला कि मेरा वोट कोई पहले ही डाल के जा चुका है। मैंने उन्हें बताया कि भाई असली आदर्श कुमार मैं हूं। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार आना वोट देने, इस बार तो वोट आपका कोई दूसरा डाल के चला गया। क्यों? क्योंकि बोगस वोटिंग होती थी, इस तरीके का फर्जीवाड़ा होता था, बूथ कैप्चरिंग हो जाते, जो आप फिल्मों में देखते हैं पुराने, कि अगर लोग आते थे और बंदूकें लहराते हुए सबको भगा देते थे, गोलीबारी करते थे, बूथ जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट पेपर है, उठा ले जाते थे। ये हमारे देश की हकीकत थी। हम लोगों ने इसको अनुभव किया है, हम लोगों ने देखा है वो युग। अच्छी बात है कि आप उस युग में नहीं थे, आपके समय में युग बदल चुका है। क्योंकि टीएन शेषन जैसा मुख्य निर्वाचन आयुक्त आया, जिसने इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, उसने इस देश को बताया। लेकिन हम लोगों ने वो दौर देखा है जब इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की गतिविधियां हुआ करती थी। और मैं तो उसका खुद का भुक्तभोगी हूं। और बीच शहर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज इलाके में मेरा पोलिंग बूथ था, बीच शहर में मेरा पोलिंग बूथ था, नगर पालिका के पास स्कूल में। वहां की हालात, तो जो भी वोटिंग पैटर्न था हमारे देश में, फेयर तो था ही नहीं। जो दबंगई दिखा ले जाता था वो चुनाव जीत जाता था। और इसीलिए अपराधियों का बोलबाला राजनीति और चुनाव के साथ बढ़ गया। इसीलिए राजनीति का अपराधीकरण बढ़ गया। शुरुआती दौर में अपराधी राजनेताओं के लिए ये काम करते थे, लेकिन जब अपराधियों को लगा कि चुनाव जीतने के लिए इसी चीज की जरूरत है और ये काम हम नेताओं के लिए कर रहे हैं, तो ये काम हम अपने लिए भी तो कर सकते हैं और खुद नेता बन सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि अपराधियों ने धीरे धीरे ये काम नेताओं के लिए करना छोड़ के खुद के लिए करना शुरू कर दिया और खुद नेता बन गए। इस तरीके से भारत में राजनीति का अपराधीकरण तेजी से बढ़ा और उसके पीछे हमारे इलेक्शन कमीशन की बेकार की भूमिका जिम्मेदार रही। लेकिन जब टीएन शेषन ने अपना कार्यकाल संभाला तो उन्होंने इस देश को एहसास कराया कि किसी संस्था की गरिमा उस संस्था के नाम से नहीं, बल्कि उस संस्था में जो पद धारण करता है उसके व्यक्तित्व और उसके नेतृत्व क्षमता से पहचानी जाती है। वरना इलेक्शन कमीशन तो वही था, उसके अधिकार और दायित्व वही थे, लेकिन उन अधिकार और दायित्वों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन में जब टीएन शेषन ने कार्यभार संभाला तब उन्होंने एहसास कराया। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल देकर के आपको ये बात बताते हैं। भारत सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ पत्र व्यवहार करती थी, तो पता लिखा जाता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीचे लिखा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने टीएन शेषन, तो भारत सरकार की ओर से पत्र व्यवहार हुआ और लेटर आया, पते पर लिखा था भारत का निर्वाचन आयोग, नीचे लिखा था भारत सरकार, दिल्ली। टीएन शेषन ने कहा कि ये वापस ले जाओ, मैं नहीं ओपन करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने रिसीव नहीं किया। क्यों? जब भारत सरकार के मंत्रालय ने पूछा वे क्यों नहीं रिसीव किया, क्यों नहीं आपने लेटर लिया, तो उन्होंने कहा ये गलत पते पर आ गया है, ये भारत का निर्वाचन आयोग है, ये भारत सरकार का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा है, ये संविधान का हिस्सा है, भारत सरकार का अंग नहीं है, गलत पते पर भेज दिया है तुमने, पहले पता करेक्ट करके भेजो, तब ये लेटर मैं रिसीव करूंगा, तब ये लेटर मैं पढ़ूंगा, तब इस लेटर के आधार पर कार्य करूंगा। नतीजा ये हुआ कि मंत्रालय ने पता सुधारा और भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली लिख करके लेटर भेजा गया। तब उस लेटर को एक्सेप्ट किया निर्वाचन आयोग ने और टीएन शेषन ने, तब उसका जवाब दिया। ये व्यक्तित्व था, ये पर्सनैलिटी थी। अब तक 1950 के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ और निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, किसी भी निर्वाचन आयुक्त ने यह दिमाग नहीं लगाया कि निर्वाचन आयोग भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग नहीं है। ये दिमाग टीएन शेषन ने लगाया, उन्होंने मना कर दिया। चुनाव सुधारों की शुरुआत कर दी उन्होंने। जितने भी नए परिवर्तन आप आज देख रहे हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, अब तो इस तरीके से बोगस वोटिंग नहीं हो सकती क्योंकि वोटर आईडी कार्ड है, पहले नहीं था तो होती थी। बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, तो ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जितनी भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए और राजनेताओं पर चुनाव लड़ने के दौरान तरह तरह की बंदिशें लगाई गई। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट भी इसी दौर में आया और टीएन शेषन ने इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से सभी चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए अनुशासन के नियम बना दिए और सबसे कठोरता से पालन करवाया। निर्वाचन आयोग ने कहा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन ने कहा कि इसका पालन करो, जो नहीं करेगा उसका कैंडिडेचर हम रद्द कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कहीं कोई कानून नहीं लिखा नहीं है, लेकिन सब टीएन शेषन से भय खाते थे कि न जाने कानून की कौन सी नई व्याख्या कर दे ये आदमी। यूपीएससी का टॉपर था, पहली रैंक थी सिविल सर्विस एग्जाम में, केरल के रहने वाले थे और भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बनकर रिटायर हुए थे। और इसके बाद इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया। जब इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया तो कुछ नेताओं ने कहा
कि इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाना एक बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती क्यों थी? क्योंकि अब तक राजनेता जैसे चाहते थे वैसे मैनेज कर लेते थे, वैसे मैनेज कर लेते थे। इलेक्शन को जैसे राजनेता चाहते थे मैनेज कर लेते थे। टीएन शेषन ने सबका मैनेजमेंट बंद करके अपना मैनेजमेंट शुरू कर दिया। जो बूथ थे भाई, शुरुआत में तो ईवीएम थी नहीं, बैलेट बॉक्स ही होते थे, बैलेट पेपर होते थे, खूब लूटे जाते थे। तो टीएन शेषन ने सारे बूथ को सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी इन सबके हवाले कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया। और पैरामिलिट्री फोर्सेस को आदेश दे दिया कि अगर कोई पोलिंग बूथ को लूटने की कोशिश करता है, गोली मार देना, मेरा आदेश है। इसकी जवाबदेही मेरी होगी। अगर न्यायालय में कोई मुकदमा होगा, न्यायालय को जवाब मैं दूंगा, ये मेरा आदेश है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि लोकल पुलिस वाले भी अपराधियों से मिले होते थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकल पुलिस, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डिप्टी एसपी हो, चाहे वो एसपी हो, अगर लोकल पुलिस इलेक्शन को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, उसको भी गोली मार देना। इलेक्शन फ्री एंड फेयर चाहिए, इलेक्शन फ्री और फेयर चाहिए, किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं चाहिए। शुरुआती दौर में तो लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, नए नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं तो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का आदेश और सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान किसी के नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने कमांडेंट की सुनते हैं। कमांडेंट को जो आदेश आ गया वो उसकी सुनता है। नतीजा ये हुआ कि जब जिलों में दो चार घटनाएं इस तरीके की घटी, जहां सीआरपीएफ के कमांडेंट ने सांसद के कनपटी पर बंदूक रख दी, बोले कि सांसद हो गए, अपने घर के हो गए, इस समय इलेक्शन के कैंडिडेट हो, जो प्रोटोकॉल मुझे मिला है चुपचाप पालन करो और अपने ये जो बंदूकधारी हैं इनसे कह दो कि खिलौने हटा लें, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगे तुम्हारे। तो जब इस तरीके की धमकियां, इस तरीके की घटनाएं दो चार क्षेत्रों में घटी, तब पूरे देश में यह वातावरण बन गया कि नहीं, माहौल बदल चुका है। ये टीएन शेषन के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। राजनेताओं को संभल जाना है। मैं उन सांसद का नाम नहीं लूंगा, मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी तो बेइज्जती है, भरपूर बेइज्जती है, हालांकि वो नहीं है हमारे बीच। तो लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं कुछ क्षेत्रों में घटी, पूरे देश में सनसनी खबर की तरीके से फैली, तब देश के लोगों को लगा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का माहौल बदल चुका है। अब हरकतें करना ठीक नहीं है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान किसी की सुनेंगे नहीं, सीधे गोली मार देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आदेश है। नक्सलियों ने कहा हम चुनाव नहीं होने देंगे, पोलिंग बूथ उड़ा देंगे। टीएन शेषन ने सेना से कहा, राष्ट्रपति से कहा मुझे सेना का हेलीकॉप्टर चाहिए, गोलीबारी करने वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। तो कल हमने आपको लिखाया है कि जितने कर्मचारियों की अपेक्षा निर्वाचन आयोग करेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल उपलब्ध कराएंगे। सेना का हेलीकॉप्टर मिल गया निर्वाचन आयोग को। टीएन शेषन ने सेना का हेलीकॉप्टर नक्सलियों के इलाके में उतार दिया, इस आदेश के साथ कि अगर किसी भी इलाके में कोई भी नक्सली इलेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हुआ पाए, उड़ा देना। कोई वार्निंग वगैरह देने की जरूरत नहीं है कि भाग जाओ, हट जाओ। अगर कोई भी गड़बड़ी करता है सीधे गोली मारो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हमें फ्री और फेयर चाहिए। अब तक जो देश में चलता आया कि जिसकी मर्जी हुई बूथ कैप्चर कर ले गया, जिसकी मर्जी आई बैलेट पेपर उठा ले गया, ये नहीं चलेगा इस देश में, ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे और इलेक्शन वैसे होंगे जैसा मैं चाहूंगा। नतीजा ये हुआ कि नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए। सेना से मुकाबला कौन करेगा? सेना से कौन भिड़ेगा? और ये पहला कार्यकाल था हमारे देश में टीएन शेषन का, जिन्होंने हमें एहसास कराया, जिन्होंने हमें आभास कराया कि इतने बड़े देश में जहां अपराधियों का चारों तरफ वर्चस्व था, बोलबाला था, मुंबई जैसे बड़े धमाके करने वाले लोग थे, ऐसे बड़े बड़े अपराधी थे, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का नेक्सस था, राजनेता उस नेक्सस में शामिल थे, राजनेताओं के बड़े बड़े अपराधियों, अंतर्राष्ट्रीय तस्करों, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ नेक्सस थे। ऐसे वातावरण में निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। टीएन शेषन ने यह एहसास कराया इस देश को कि वक्त बदल चुका है, एक खतरनाक ब्यूरोक्रेट निर्वाचन आयोग की भूमिका संभाल चुका है, इसलिए बाकी सब लोग समझ जाओ, वरना मुझे जवाब देना सबको आता है। एनीवे, इन घटनाओं को, इन उदाहरणों को बताने का मेरा आशय सिर्फ इतना था। लिख तो नहीं सकते ये सारी बातें, लेकिन इन घटनाओं को बताने का मेरा आशय सिर्फ इतना था क्योंकि हमने तो वो दौर देखा है। क्योंकि मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पहले वोट देने को मिला नहीं था, पहली बार में। इसके बाद मुझे वोट देने का अधिकार मिलने लगा, इसके बाद मैं वोट देने लायक हो गया, क्योंकि मैं वोट दे सकता था, मेरा वोट कोई दूसरा नहीं डाल सकता था, वरना तो पहले कुछ भी घोटाला हो जाता था। तो देश में इलेक्शन का एक सकारात्मक परिदृश्य उभरा। हम ये कह सकते हैं कि टीएन शेषन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल निर्वाचन आयोग की भूमिका के लिए एक विभाजक कार्यकाल है, एक विभाजक रेखा है। विभाजक रेखा है, इसका मतलब यह है कि टीएन शेषन के कार्यकाल के पहले जो भूमिका निर्वाचन आयोग की थी और टीएन शेषन के कार्यकाल के बाद की जो भूमिका निर्वाचन आयोग की थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। और टीएन शेषन के कार्यकाल के बाद बाकी के निर्वाचन आयुक्त उनकी तरीके से मुखर तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, उन्होंने जो सुदृढ़ परंपराएं निर्मित की देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराने की, उस परंपराओं को कंटिन्यू करने का प्रयास आगे के निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार अब देश स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराता है। तो निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है, में कोई दो राय नहीं है। कुछ चैलेंजेस हैं इलेक्शन को लेकर के, जिसके लिए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, निर्वाचन सुधारों की बात करते हैं। जैसे अपराधियों को चुनाव लड़ने से निर्वाचन आयोग अभी रोक नहीं सकता। उसका परिणाम यह है कि वर्तमान लोकसभा में 47% आपराधिक छवि के लोग चुनकर पहुंचे हैं, राज्यसभा में 22% आपराधिक छवि के लोग चुनकर के पहुंचे हैं। तो इसी तरीके से राज्यों की विधानसभाओं में ऑन एन एवरेज 1/3 विधायक तो आपराधिक छवि के रहते ही हैं। 40% ऑन एन एवरेज राज्यों की विधायिकाओं में आपराधिक छवि के लोग चुनकर पहुंच रहे हैं। तो ये बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आपराधिक छवि के लोग हमारी विधायिकाओं में चुन करके लगातार पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीतिक दलों ने, हर राजनीतिक दल ने, कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राज्य स्तर का दल हो, हर राजनीतिक दल ने अपराधियों को टिकट बांटे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है। तो इसलिए हमें कठोर राजनीतिक सुधार करने हैं। निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार देना पड़ेगा। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकना पड़ेगा। निर्वाचन को हमें और पाक साफ बनाने की जरूरत है। इसके अलावा
जैसे एक प्रत्याशी एक से अधिक सीटों के लिए चुनाव लड़ सकता है, हमें इस पर भी प्रतिबंध लगाना होगा। वन इलेक्शन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वन इलेक्शन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह है कि एक निर्वाचन में एक आदमी केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेगा, एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़ेगा। ये रिफॉर्म बहुत दिनों से पेंडिंग है, ये सब बातें बहुत दिनों से पेंडिंग है, लेकिन इसके लिए कदम नहीं उठाया गया है। पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक दलों की फंडिंग, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इलेक्टोरल फंडिंग, निर्वाचनों में फंडिंग, इस पर कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। चुनाव के दौरान अगर कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उच्च न्यायालय में मुकदमा जाता है, कल लिखाया है मैंने। उच्च न्यायालय में अपनी गति से मुकदमा निपटता है। बेहतर है कि ऐसे मुकदमे को हम लोग ट्रिब्यूनल में ले जाएं और शीघ्र शीघ्र फैसला दें। अभी पिछले साल 2023 में एक मामले में न्यायालय ने फैसला दिया, एक व्यक्ति पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप था, बूथ कैप्चरिंग का आरोप था। बूथ कैप्चरिंग के मामले में उस व्यक्ति को दोषी पाया गया और 33 साल बाद सजा हुई है, 33 ईयर्स बाद, यानी 6-7 इलेक्शन गुजर गए। 6-7, 33 साल का मतलब 6 इलेक्शन तो पूरे पूरे गुजर गए, हो सकता है 7 भी गुजर गए हो। 6 इलेक्शन गुजर गए और 6 इलेक्शन में उस आदमी को फ्री हैंड मिलता रहा कि ठीक है और करना चाहो कर सकते हो। तो 33 साल बाद उसे इस बात के लिए सजा मिली कि 33 साल पहले उसने बूथ कैप्चरिंग किया था इलेक्शन में। क्या मतलब है ऐसी न्यायिक प्रणाली का? क्या मतलब है ऐसे मामलों में सजा देने का? 33 साल तो लोगों का मनोबल बढ़ा रहा ना कि अगर तुम इलेक्शन में किसी भी तरीके की हरकत करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्य नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सारी कमियां हैं। इलेक्टोरल ऑफेंसेस के लिए, चुनाव संबंधी अपराधों के लिए अलग से कोर्ट होनी चाहिए, अलग से ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जहां अलग से मुकदमा सुने और 2 महीने 3 महीने हार्डली 6 महीने की समय सीमा तय कर दी जाए कि भाई 6 महीने के भीतर फैसला दो, जो भी करना है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या संकीर्ण आधारों पर वोट मांगना, वोट में लोगों को लालच देना, ये सब कुछ जन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अपराध है, लेकिन सब होता है। धर्म के आधार पर भी वोट मांगा जाता है, जाति के आधार पर तो खूब मांगा जाता है। पूरी एनालिसिस समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर जाति के आधार पर होती है कि ये प्रत्याशी है, प्रत्याशी इस जाति का है तो इतने जाति के लोगों का समर्थन इसे मिला है, इस जाति के लोग इसे समर्थन नहीं करेंगे। पूरे टीवी चैनल, पूरा समाचार पत्र इसी तरीके के एनालिसिस से भरा पड़ा रहता है। जबकि जाति के आधार पर वोट मांगना और जाति के आधार पर इस तरीके के कार्य अपराध है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत। लालच देना, प्रलोभन देना अपराध है। अब फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री एक्स मिलेगा, फ्री वाई मिलेगा, फ्री जेड मिलेगा, ये लालच है या कल्याणकारी योजना है, यही स्पष्ट नहीं है, यही क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल सिस्टम में इन सारी मुद्दों पर क्लैरिटी लाने की आवश्यकता है। इसके लिए कानून बनाने होंगे, सुधार करने होंगे, तभी इलेक्शन को हम और ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा प्रभावी बना पाएंगे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म कई सारे हैं, करने हैं। उन्हीं में से एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो मुद्दा है वो वन नेशन वन इलेक्शन पर फोकस किया जा रहा है। क्यों वन नेशन वन इलेक्शन पर फोकस किया जा रहा है, क्या प्रॉस कॉन्स हैं इसके, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। पहले निर्वाचन आयोग की भूमिका की समीक्षा लिखो, जो हमने हेडिंग लिखी है, लिखो, बैठ के लिखाता हूं मैं। लिखो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र को सजीव बनाने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र को सजीव बनाने के लिए आवश्यक है। निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। पैरा चेंज करके लिखें, किंतु प्रारंभ से निर्वाचन आयोग की भूमिका इस दिशा में प्रभावी नहीं रही। किंतु प्रारंभ से निर्वाचन आयोग की भूमिका इस दिशा में प्रभावी नहीं रही। टीएन शेषन के कार्यकाल को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टीएन शेषन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टीएन शेषन के कार्यकाल को विभाजक रेखा माना जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टीएन शेषन के कार्यकाल को विभाजक रेखा माना जा सकता है। विभाजक रेखा माना जा सकता है। टीएन शेषन के कार्यकाल के पूर्व, टीएन शेषन के कार्यकाल के पूर्व भारत में निर्वाचन संबंधी अनेक दोष विद्यमान थे। भारत में निर्वाचन संबंधी अनेक दोष विद्यमान थे। निर्वाचनों में हिंसा सामान्य सी बात थी। अब ये नहीं लिख रहे हैं बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, हमने हिंसा लिख दी, सब आ गया। निर्वाचनों में हिंसा सामान्य सी घटना थी, सामान्य सी बात थी। किंतु टीएन शेषन ने निर्वाचनों को संपन्न कराने में, निर्वाचनों को संपन्न कराने में आमूलचूल परिवर्तन किया, आमूलचूल परिवर्तन किया। अब निर्वाचन आयोग हिंसा विहीन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सक्षम हो गया। अब निर्वाचन आयोग हिंसा विहीन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में सक्षम हो गया।
साथ ही अनेक निर्वाचन सुधारों को गति दी गई। साथ ही अनेक निर्वाचन संबंधी सुधारों को गति दी गई, जैसे वोटर आईडी कार्ड, कमा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कमा आदर्श आचरण संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण इत्यादि। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव एक साथ होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। इसे वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। 1967 तक भारत में, 1952 से हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हुए। 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, लंबा समय लगा क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। तो 1952 में पहला चुनाव संपन्न हुआ और तब से लेकर 1967 तक 4 चुनाव देश में एक साथ हुए। 1952, फिर 57, फिर 62, फिर 67। ये 4 चुनाव देश में एक साथ हुए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई। 1971 में लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दी गई। तो एक साथ चुनाव कराने का जो क्रम था वो भंग हो गया और 1967 के बाद से फिर एक साथ चुनाव संपन्न नहीं हुए। वर्तमान समय में फिर से मांग की जा रही है कि एक साथ चुनाव हो। क्यों? क्योंकि 1983 में जब निर्वाचन आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट दी तो निर्वाचन आयोग ने कहा अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि भारत में एक साथ चुनाव फिर से शुरू होने चाहिए। 80 के ही दशक में विधि आयोग ने भी अपनी सिफारिश में कहा कि एक साथ चुनाव फिर से शुरू होना चाहिए। तो 80 के दशक से ही इस विषय में सिफारिशें आने लगी कि भारत में चुनाव एक साथ होने चाहिए। लेकिन इन सिफारिशों के आते हुए 4 दशक बीत गए। 4 दशक बीत गए भाई। 83 में पहली बार ये बात आई कि एक साथ चुनाव फिर से शुरू होने चाहिए। फिर विधि आयोग ने भी 80 के दशक में ये बात कही। तो 4 दशक से ज़्यादा हो गए इस विचार को कि भारत में एक साथ चुनाव संपन्न होने चाहिए। लेकिन इस दिशा में आम सहमति राजनीतिक दलों में नहीं बन रही है, इसलिए एक साथ चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका है। वर्तमान समय में नीति आयोग ने भी अपनी सिफारिश की। 2018 में फिर से विधि आयोग ने रिकमेंडेशन दी, फिर से विधि आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर अधिक मुखर तरीके से बल दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ कि 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि कैसे भारत में एक साथ चुनाव का रास्ता तैयार किया जा सकता है। उन्होंने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि एक साथ चुनाव कराने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, संविधान में कौन कौन से संशोधन करने होंगे, क्योंकि एक साथ चुनाव विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को जन्म भी देगा शुरुआत में। तो उन चुनौतियों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं और भी तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते रहे। तो उन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो क्यों एक साथ चुनाव पर बल दिया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि भाई इसका फायदा क्या है, फिर इसके सामने चैलेंज क्या है, इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे। इस बार भी क्वेश्चन जो अभी आईएएस का 2024 का जीएस का पेपर हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन वन नेशन वन इलेक्शन था, क्योंकि चर्चा के केंद्र में रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। और कमेटी भी बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई थी 2024 में, उसने भी रिपोर्ट दी मार्च में। तो जो पेपर बना उसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर पहला क्वेश्चन आ गया। तो जीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं करंट से कोरिलेट करके। तो लाभ क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन का? पहली बात, 1952 से लेकर 1967 से लेकर, क्योंकि 67 के पहले तो एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन 1967 के बाद चुनाव एक साथ होना बंद हो गए। तो 1967 के बाद से लेकर के और 2023 तक हर साल निर्वाचन आयोग ने औसतन 6 चुनाव संपन्न कराए हैं। यानी हर साल औसतन 6 बार चुनाव देश में होते हैं। किसी न किसी विधानसभा का होता रहता है, फिर लोकसभा का होता रहता है हर 5 साल में, या पहले भंग हो गई तो उससे। इस तरीके से बार बार चुनाव होते हैं। जब बार बार चुनाव होते हैं तो चूंकि अलग अलग मतदाता सूची होती है, तो चुनाव के लिए मतदाता सूची पहले से तैयार होने लगती है। अभी जैसे देखो दिल्ली में 6 महीने बाद लगभग चुनाव होंगे, 5-6 महीने में चुनाव होंगे, लेकिन मतदाता सूची तैयार करने का काम 2 महीने पहले शुरू हो चुका है दिल्ली में। कौन करेगा मतदाता सूची तैयार? नौकरशाही करेगी। जिम्मेदारी सिविल सेवकों की है, सरकारी कर्मचारियों की है। तो जहां भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले मतदाता सूची अपडेट करनी होती है। 6 से 8 महीने पहले से ये काम नौकरशाही शुरू कर देती है। ये एडिशनल कार्य है नौकरशाही पर। कहाँ से समय देगी? वो अपना समय विकास के कार्य, कल्याण के कार्य, विभागीय कार्यों से बचाएगी। यानी वहां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तब ये काम करेगी। और वहां अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, आपकी शिकायत उत्पन्न होती है, आप आगे कंप्लेन भी करोगे डीएम से, तो डीएम आपकी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि नया कार्य आ गया ना, इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है, क्योंकि निर्वाचन की डेट तो नहीं जाएगी आगे। तो प्रायोरिटी जब भी इलेक्शन होता है तो विकास कार्य, कल्याण कार्य, इन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इलेक्शन संपन्न कराने की होती है। तो नौकरशाही 6 से 8 महीने से ही बिजी हो जाती है। और जब 3 महीने लगभग, यानी जब निर्वाचन की तिथियों की घोषणा हो जाती है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो लगभग 3 महीने का समय होता है। कभी कभी 22 दिन, कभी 25 दिन, 22 दिन कह रहा हूँ, कभी 60 दिन यानी 2 महीने, कभी 70 दिन। तो इस तरीके से समय में थोड़ा बहुत आगे पीछे 10-5 दिन हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 महीना इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से और रिजल्ट आने तक लग जाता है। जैसे ही इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होती है, उसी तारीख से नौकरशाही
विकास के कार्य, कल्याण के कार्य करना बंद कर देती, बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, उसका पालन करवाना होगा, उसकी निगरानी करनी होगी, सब कौन करेगा? सब जिले स्तर के अधिकारी ही करते हैं, कर्मचारी करते हैं। इसलिए विकास कार्य और कल्याण कार्य 3 महीनों के लिए तो ठप हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं किए जाते। इससे विकास और कल्याण कार्यों को संपादित करने में बाधा आती है। जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है, आदर्श आचरण संहिता लागू रहती है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होगा। तो पॉलिसी पैरालिसिस उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि कोई भी नीतिगत निर्णय लिए ही नहीं जा सकते, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते इस दौरान, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक। इस तरीके से यह प्रशासन की क्षमता को हर साल नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, प्रशासन की गुणवत्ता को हर साल नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो विकास कार्यों को गति मिलेगी, कल्याण कार्यों को गति मिलेगी। एक साथ चुनाव होंगे तो पॉलिसी पैरालिसिस हर साल उत्पन्न नहीं होगी, 5 साल में एक ही बार उत्पन्न होगी, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक ही बार होंगे, तो इससे बेहतर निर्णय लेने के अवसर हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे। इसके अलावा खर्च, हर 5 साल में खर्च दुगना हो जाता है। 2014 से मैं आपको बताता हूँ, 2014 में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इलेक्शन में। 2019 में ये 60,000 करोड़ रुपए हो गया। 2024 में 1.35 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि इलेक्शन का खर्च सीमा थोड़ी बढ़ा दी है इलेक्शन कमीशन ने अभी 2 साल पहले, इलेक्शन खर्च की सीमा थोड़ी बढ़ा दी। इसका अर्थ यह है कि हर 5 साल में इलेक्शन का खर्च लगभग दुगना बढ़ रहा है, लगभग दुगना बढ़ रहा है। ये तो मैंने लोकसभा का डेटा दिया, ये तो मैंने लोकसभा का आंकड़ा दिया। ऐसे ही राज्यों की विधानसभाओं में, हर विधानसभाओं के आंकड़े, इतना पैसा हर इलेक्शन में खर्च हो रहा है। और ये केवल सरकारी पैसा है, इसमें प्रत्याशियों के द्वारा किए गए खर्च पूरी तरीके से शामिल नहीं है। अगर उनको भी जोड़ लें तो ये खर्च बहुत ज्यादा है, ये तो केवल सरकारी खर्च है। अगर उनको भी जोड़ लें तो ये खर्च बहुत ज्यादा है। तो ऐसी दशा में इलेक्शन का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। इतना पैसा बार बार हम इलेक्शन में खर्चा करके देश को आर्थिक आधार पर पीछे खींच रहे हैं। अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो ये सारा खर्चा एक साथ होगा, इसमें कुछ खर्चे में कमी आएगी, यानी मितव्ययता होगी, फिजूल खर्ची रुकेगी। इस बात पर जांच करने के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी ने आर्थिक विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और आर्थिक विशेषज्ञों की टीम से कहा कि बार बार चुनाव होने और एक साथ चुनाव होने का जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, भारत की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हमें सलाह दें। देश के आर्थिक विशेषज्ञों की जो टीम बनाई गई, उस टीम ने रामनाथ कोविंद कमेटी को रिपोर्ट दी और उस कमेटी में कहा कि अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो भारत की जीडीपी में 1.5% का इजाफा हो जाएगा। केवल एक साथ चुनाव होने से भारत की जीडीपी 1.5%, 1.5% तक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि खर्च कम हो जाएंगे, खर्च मैनेज हो जाएंगे। इस तरीके से एक साथ चुनाव होना हमारे लिए बेहद लाभ का सौदा है, बेहद लाभकारी कदम। इसके अलावा बार बार चुनाव होते हैं, राजनेताओं को बार बार गिरना पड़ता है। राजनीति में नैतिकता का पतन सामान्य सी घटना है। कल मैंने राजनीति की विशेषताएं लिखाई, भारतीय राजनीति की। आप में से कुछ बच्चों ने कहा ये तो सर बुराइयां हैं, तो मैंने कहा भाई अच्छाइयां ढूंढ के लाओ, मुझे भी बताओ, मैं भी लिखाना शुरू करूं। अगर कोई एक अच्छाई आपको नजर आए मुझे बताओ, मैं भी खोज रहा हूं बहुत दिनों से, मिल ही नहीं रही है कि मैं कौन सी अच्छाई लिखा दूं। जब लिखाना होता है तो वही सारी चीजें लिखानी होती है जो मैंने लिखाई है, क्योंकि और उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और जब जब इलेक्शन आता है ये राजनीतिक पतन और बढ़ जाता है। राजनेता आपको धर्म के आधार पर और ज्यादा बांटने लगते हैं, आपको जाति के आधार पर और ज्यादा बांटने लगते हैं, लालच आपको और ज्यादा देने लगते हैं। अब आपके लिए चिंता का विषय होता है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दें, जाति के आधार पर वोट दें, लालच में फंसकर वोट दें, किसमें फंसे? फंसना तो है किसी एक चीज में, क्योंकि साफ सुथरा इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, साफ सुथरी बात करने वाला कोई आगे आ ही नहीं रहा है। कोई भी दल ऐसा नहीं जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो, कोई भी दल ऐसा नहीं जिसमें अपराधी ना हो, किसको वोट दें? तो राजनीतिक पतन तेजी से बढ़ा है, बार बार इलेक्शन होता है, राजनेताओं का ये नैतिक पतन बार बार देखने को मिलता है। एक बार इलेक्शन होगा, राजनेता एक ही बार गिरेगा, गिरना तो तय है, क्योंकि उसका नैतिक पतन हो चुका है, वो नैतिक रूप से पतित हो चुका है, उसे केवल स्वार्थ दिखता है, वो धृतराष्ट्र है, वो हस्तिनापुर को नष्ट करने पर तुला हुआ है, क्योंकि उसे केवल अपने दुर्योधन की चिंता है, उसे हस्तिनापुर की चिंता ही नहीं है। इसलिए उसे केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ दिख रहा है। जहां सारे राजनेता इस तरीके से धृतराष्ट्र हो चुके हैं, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ हैं अपवाद, कुछ अच्छे हैं, 100% ऐसे नहीं है, लेकिन अपवाद ही हैं जो अच्छे हैं, वरना तो पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है, हकीकत यह है। तो हमें बार बार राजनीतिक बुराइयों को बढ़ते हुए देखना पड़ता है, क्योंकि बार बार राजनीतिक बुराइयों को बढ़ते हुए देखना इसलिए पड़ता है क्योंकि राजनीतिक सुधार हो ही नहीं रहे हैं, निर्वाचन संबंधी सुधार किए ही नहीं जा रहे हैं। अगर सुधार होंगे तो राजनीतिक पतन पर अंकुश लगाया जा सकता है, राजनीतिक गिरावट पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो एक साथ चुनाव मल्टी डायमेंशनल तरीके से, यानी सामाजिक व्यवस्था को भी, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था का पतन होता है। जब राजनेता समाज को बांटने की बात करता है, समाज में लालच फैलाता है, तो इससे सामाजिक विघटन होता है, समाज में नैतिकता का पतन होता है। लोगों को लगता है कि हमारा नेता इतना पतित है, इतना नीच है, तो हमको भी नीच होना चाहिए, क्योंकि एक आइडियल की स्थापना करने का तो प्रयास ही नहीं होता, एक आदर्श की स्थापना करने की तो कोशिश ही नहीं की जाती। तो बार बार ये सामाजिक पतन के लक्षण क्यों उत्पन्न हो? एक ही बार हो, क्योंकि होना तो है ही है, सुधार होने नहीं है। तो न जाने कब होगा, होगा तो तय है, इसमें कोई शक नहीं कि सुधार होगा, कब होगा ये पता नहीं। तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो अर्थव्यवस्था पर,
समाज पर, राजनीति पर, निर्वाचनों पर, सभी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए 1983 से निर्वाचन आयोग से लेकर वर्तमान समय तक एक साथ निर्वाचन कराने की बात की जा रही है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम तो धृतराष्ट्र हैं, हस्तिनापुर की चिंता क्यों करें, हमें तो अपने कुल की चिंता करनी चाहिए, स्वार्थ की चिंता करनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो केवल और केवल स्वार्थ के आधार पर चिंतन कर रहे हैं। इसलिए चुनाव संबंधी सुधारों के लिए जो भी विचार दिए जा रहे हैं वे उनका व्यापक विरोध कर रहे हैं, वे उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन विरोध के लिए भी तर्क गढ़ना पड़ेगा, केवल भावनात्मक आधार पर विरोध तो हो नहीं सकता। तो तर्क गढ़े गए हैं। तर्क ये गढ़ा गया कि भाई मान लो पहली बार जब चुनाव होगा तो किसी विधानसभा का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा होगा, किसी का कार्यकाल तुरंत बाद में खत्म हो रहा होगा, उन सबका क्या होगा? तो रामनाथ कोविंद कमेटी ने उन सबका समाधान दे दिया है। संविधान संशोधन किया जाएगा, संविधान संशोधनों के माध्यम से ये सारी बातें निश्चित कर दी जाएंगी। एक सवाल ये भी था कि अगर किसी विधानसभा का बीच में कार्यकाल, किसी विधानसभा को बीच में भंग कर दिया गया या लोकसभा को भंग कर दिया गया, तब क्या होगा? तो ये रामनाथ कोविंद कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि जो मध्यावधि चुनाव होंगे, क्योंकि रेयरेस्ट केस है, जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो केवल शेष कार्यकाल के लिए होंगे, पूरे कार्यकाल के लिए नहीं होंगे। तो इस कमेटी ने हर चीज का समाधान दिया है। फिर विपक्ष में यह भी प्रश्न उत्पन्न किया जाने लगा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्तावों का महत्व कमजोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो लाया ही जा सकता है, सरकारें तो बीच में गिराई ही जा सकती हैं। हाँ, 5 साल के लिए चुनी नहीं जाएंगी, अंतर सिर्फ इतना है, चुनी जाएंगी शेष कार्यकाल के लिए, जैसा कि पंचायत में व्यवस्था की। यह भी आलोचना की जाती है, यह भी आरोप लगाया जाता है कि इससे सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। एक साथ चुनाव होने से, एक साथ चुनाव होने से सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। जवाबदेही का मतलब यह है कि संसद के सदस्यों से संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं या संसद के सदस्य सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार को गिराने का खतरा बना रहता है हमेशा, इसलिए सरकार सतर्क रहती है। संसदीय प्रणाली में यह लक्षण होता है। तो अगर कार्यकाल फिक्स कर दिया गया तो फिर बीच में सरकार गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा, और सरकार गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा तो सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। तो रामनाथ कोविंद कमेटी ने यह भी कह दिया कि सरकार के गिरने का खतरा बना रहेगा, गिरने का खतरा कम नहीं होगा, सरकार बीच में गिराई जा सकती है, सरकार का कार्यकाल बीच में खत्म हो सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो नई सरकार चुनी जाएगी वो 5 साल के लिए चुनी नहीं जाएगी, वो केवल लोकसभा या विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही चुनी जाएगी। तो विपक्ष की ओर से जितने भी प्रश्न उत्पन्न किए गए या जितनी भी आलोचनाएं की गई या जिनको चुनौती माना गया कि इन चुनौतियों के कारण वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कठिन है, रामनाथ कोविंद कमेटी ने उन सारे मुद्दों पर विचार किया है और उन सारे मुद्दों का समाधान प्रस्तुत किया है। फिलहाल अब भी आलोचना है, अब आलोचना बिना तर्क के है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, सभी राजनीतिक दल सुधारों के लिए सहमत नहीं है। इस कारण से एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया जा रहा है। निष्कर्ष की बात अगर हम करें तो जब तक हम सुधार नहीं करेंगे तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। हर सुधार के लागू होने पर पॉजिटिव और नेगेटिव परिणामों की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सुधार किए ही ना जाएं। हमें सुधार करने होंगे, सुधारों के लिए कदम उठाने होंगे, और सुधारों के लिए कदम उठाने के बाद अगर उसे लागू करने में कहीं कोई चुनौतियां आती हैं तो उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें नए सुधार करने चाहिए, नए कदम उठाने चाहिए। लेकिन सुधार करना अति आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना जरूरी है। तो लिखो, वन नेशन वन इलेक्शन लिखो, एक राष्ट्र एक चुनाव लिखो, लिखो। इसका अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन, इसका अर्थ है कि लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन एक साथ संपन्न किया जाए। इसका अर्थ है कि लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन एक साथ संपन्न किया जाए, एक साथ संपन्न किया जाए। भारत में 1952 से लेकर 1967 तक, भारत में 1952 से लेकर 1967 तक 4 आम चुनाव या साधारण चुनाव, जनरल इलेक्शन इंग्लिश में कहते हैं, 4 जनरल इलेक्शन, आम चुनाव या साधारण चुनाव एक साथ संपन्न कराए गए, एक साथ संपन्न कराए गए। किंतु 1968-69 में, किंतु 1968-69 में कुछ विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया, कुछ विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया और एक साथ चुनाव का क्रम भंग हो गया, एक साथ चुनाव का क्रम भंग हो गया। किंतु पुनः 1980 के दशक से, किंतु पुनः 1980 के दशक से एक साथ चुनाव करने की मांग की जाने लगी। 1980 के दशक से एक साथ चुनाव करने की मांग की जाने लगी। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की सिफारिश की। तत्पश्चात भारत के विधि आयोग ने, इसके बाद तत्पश्चात भारत के विधि आयोग ने एक साथ निर्वाचनों की सिफारिश की। भारत के विधि आयोग ने एक साथ निर्वाचन की सिफारिश की। भारत के विधि आयोग ने एक साथ निर्वाचन की सिफारिश की। वर्तमान समय में नीति आयोग, विधि आयोग, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री
एक साथ चुनाव पर बल दे रहे हैं, एक साथ चुनाव पर बल देते रहे हैं। अतः इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने, अतः इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सिफारिश करने के लिए रामनाथ कोविंद समिति का गठन 2023 में किया गया। रामनाथ कोविंद समिति का गठन 2023 में किया गया, जिसने 2024 में अपनी सिफारिशें, मार्च 2024, 15 मार्च है, डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्च 2024 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। अब लिखो, एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क, एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क लिखो। पहला पॉइंट लिखो, पक्ष में तर्क में पहला पॉइंट लिखो, बार बार निर्वाचन, बार बार निर्वाचन प्रशासनिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बार बार निर्वाचन प्रशासनिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एक साथ चुनाव होने से, एक साथ चुनाव होने से प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। एक साथ चुनाव होने से प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट, निर्वाचनों के दौरान विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। निर्वाचनों के दौरान विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। बार बार चुनाव होने से, बार बार चुनाव होने से विकास कार्यों में अधिक बाधा आती है। बार बार चुनाव होने से विकास कार्यों में अधिक बाधा आती है। अगला पॉइंट लिखो। इस बार वाले क्वेश्चन में ये सब लिखना था जो क्वेश्चन आया है, इस बार आया है ना, आईएएस में पहला क्वेश्चन था इस बार। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इस दौरान नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते। इस दौरान नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते। बार बार चुनाव से, बार बार चुनावों से निर्णयों में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बार बार चुनावों से निर्णयों में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक साथ चुनाव से चुनाव खर्च में मितव्यता आएगी। एक साथ चुनाव से चुनाव खर्च में मितव्यता आएगी, क्योंकि प्रति 5 वर्ष पर, क्योंकि प्रति 5 वर्ष पर यह खर्च लगभग 2 गुना हो जाता है। प्रति 5 वर्ष पर यह खर्च, यह व्यय लगभग 2 गुना हो जाता है। जैसे जैसे ये 2 आंकड़ा लिख लो। 2019 में लोकसभा के चुनावों पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय हुए, लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय हुए। जबकि 2024 में लोकसभा के चुनावों पर, जबकि 2024 में लोकसभा के चुनावों पर यह खर्च बढ़कर 1.35 लाख करोड़ हो गया, दुगने से ज्यादा हो गया, 1.35 लाख करोड़ हो गया। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रामनाथ कोविंद समिति ने आर्थिक विशेषज्ञों की समिति के आधार पर, रामनाथ कोविंद समिति ने आर्थिक विशेषज्ञों की समिति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि, यह निष्कर्ष निकाला है कि एक साथ चुनाव से, एक साथ चुनाव से भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में लगभग 1.5% की वृद्धि होगी। भारत की ग्रोथ में, भारत की जीडीपी में लगभग 1.5% की वृद्धि होगी। 1.5% भी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्था बनना है तो कदम उठाना पड़ेगा। अब लिखो विपक्ष में तर्क। अब लिखो विपक्ष में तर्क। पहला पॉइंट लिखो विपक्ष में तर्क में, यह सरकार की जवाबदेही को कम कर सकता है। यह सरकार की जवाबदेही को कम कर सकता है, क्योंकि निर्वाचन एक निश्चित अवधि पर ही होंगे। निर्वाचन एक निश्चित अवधि पर ही होंगे। अगला पॉइंट, यह अविश्वास प्रस्ताव जैसे संसदीय साधनों के महत्व को कम करेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव जैसे संसदीय साधनों के महत्व को कम करेगा। अगला पॉइंट, पहली बार लागू करने के दौरान, पहली बार लागू करने के दौरान जिन विधानसभाओं का कार्यकाल अधिक पहले पूर्ण होगा, जिन विधानसभाओं का कार्यकाल अधिक पहले पूर्ण होगा,
या जिनका कार्यकाल शेष होगा, या जिनका कार्यकाल शेष होगा, उनके लिए क्या समाधान अपनाया जाए, उनके लिए क्या समाधान अपनाया जाए, उनके लिए क्या समाधान अपनाया जाए, कमा इस पर सहमति नहीं रही है। अगला पॉइंट लिखो, इस विषय पर राजनीतिक सर्वसम्मति का अभाव रहा है। इस विषय पर राजनीतिक सर्वसम्मति का अभाव रहा है। अब लिखो निष्कर्ष, अब लिखो निष्कर्ष। क्योंकि ये मत समझना कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है तो अगली बार पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है, टॉपिक रिपीट हुआ है, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा बदल गया, टॉपिक रिपीट हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा और आगे तो प्री में भी आएगा। अगर लागू हो गया तब तो प्री में भी आना तय है। प्री में कैसे आएगा? जब लागू होगा तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स बदलेंगे, संविधान संशोधन होगा तो उन संविधान संशोधनों पर आएगा, आना तय है, 100% आना तय है। तो लिखो निष्कर्ष लिखो, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार निर्वाचन सुधारों के संबंध में, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार निर्वाचन सुधारों के संबंध में अधिक प्रगतिशील विचार है, अधिक प्रगतिशील विचार है। कोविंद समिति ने इसके लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, कोविंद समिति ने इसको लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी सिफारिशें की हैं, प्रभावी सिफारिशें की हैं, इसको लागू करने के लिए प्रभावी सिफारिशें की हैं, जिन्हें अपनाकर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है, जिन्हें अपनाकर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। किंतु सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक सर्वसम्मति का विकास करने की है, राजनीतिक सहमति बनाने की है ही नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक सर्वसम्मति का विकास करने की है। अगला टॉपिक है इलेक्टोरल फंडिंग, निर्वाचनों का निधियन। ये सब दिमाग वाले टॉपिक हैं, थोड़े से यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा पढ़ने में। जैसे हमने जो टॉपिक पढ़ा, जो पढ़ रहे हैं, नहीं सब दिमाग वाले टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो जिसके पास दिमाग होगा लगा लेना, जिसके पास नहीं होगा कोई बात नहीं। तो इलेक्टोरल फंडिंग, निर्वाचनों का निधियन। अब देखो यहाँ हम निर्वाचनों के निधियन की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल फंडिंग की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल फंडिंग की बात नहीं कर रहे। दो अलग अलग बातें हैं। एक है पॉलिटिकल फंडिंग, तो पहले पॉलिटिकल फंडिंग की बात करते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग का मतलब होता है राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला धन। पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहां से आता है? राजनीतिक दलों को कहां से और कैसे धन मिलता है, तो इसको पॉलिटिकल फंडिंग कहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को कहां से पैसा मिलता है और कैसे पैसा मिलता है? पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक जो 2017 के पहले की व्यवस्था थी उसमें यह था कि भाई कोई भी व्यक्ति फंड दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, कैश दे दीजिए, चेक दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कैसे भी मिल सकती थी और कहीं से भी आ सकती थी। लेकिन 2017 में एक व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया गया। हालांकि रद्द हो गया है, लेकिन आपके जहन में होगा कि क्या था ये कॉन्सेप्ट, तो इसलिए बता रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है। तो पहले क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले क्या होता था कि जनता है, डोनर्स हैं, दानकर्ता हैं, कारपोरेट हैं, यानी उद्योगपति हैं, ये सब सीधे पॉलिटिकल पार्टी, पीपी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, ये सब सीधे पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते थे, ये सब सीधे पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते थे। अब क्या हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से ये प्रावधान इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जो भी लोग हैं, जनता है, कारपोरेट है, दानकर्ता हैं, डोनर हैं, चाहे विदेशी हो चाहे देश के हों, ये सब बैंक को पैसा देंगे। ये सब पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं देंगे, ये बैंक को पैसा देंगे। बैंक को कैसे देंगे? बैंक से कहेंगे कि हम तुम्हें 10 करोड़ दे रहे हैं, तो बैंक कहेगा भाई क्यों दे रहे हो? तो ये कहेंगे कि हम 10 करोड़ का तुम्हारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाएगा। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाएगा उसके लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो जनता है, कारपोरेट है या दान करता है, अब बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब जैसे हमको 1 करोड़ रुपए देना है तो हमने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया, हमको 10 करोड़ रुपए देना है तो हमने 10 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक को 1 करोड़ दे दिया, हमने बैंक को 10 करोड़ दे दिया। अब बैंक ये पैसा पॉलिटिकल पार्टी को देगा, अब बैंक ये पैसा पॉलिटिकल पार्टी को देगा। इसका मतलब ये है कि अब कारपोरेट और पॉलिटिकल पार्टी के बीच बैंक आ गया, बैंक लेन देन का माध्यम होगा, बैंक लेन देन का माध्यम होगा। इसका मतलब ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा जा रहा है ये हम बैंक से जानकारी ले सकते हैं। इस पुराने वाले सिस्टम में जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, इसमें पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है ये जानकारी हमको नहीं मिलती थी।
क्योंकि आरटीआई के अधीन ये लोग आते नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम आरटीआई के अधीन नहीं आते। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम आरटीआई के अधीन नहीं आते, तो आरटीआई से आप जानकारी मांग नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टीज जानकारी देती नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितना पैसा आ रहा है किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक अच्छाई ये हो गई कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जाएगा, यानी बैंक के जरिए जाएगा, तो बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा गया। बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला, कहां से मिला, ये सारी जानकारी अब बैंक के पास होगी। अब बैंक के पास होगी। तो आप तो कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पुराने सिस्टम में तो हमें पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों से पैसा ले रही है, आतंकियों से पैसा ले रही है, किससे पैसा ले रही है, हमको तो पता ही नहीं था। लेकिन यहां बॉन्ड कौन खरीद रहा है ये तो पता है, और बैंक के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को पैसा जाएगा तो हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कौन दे रहा है। ये तो अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया इस बैंक की बदमाशी की वजह से। इस बैंक की बदमाशी की वजह से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक ने कहा कि हम ये जानकारी पब्लिक नहीं कर सकते कि किसने कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसा कहां से आया, ये जानकारी गोपनीय है, ये जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो जब बैंक ने ये बदमाशी की, नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को ही रद्द कर दिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रद्द होने से फिर से जो राजनीतिक दलों की फंडिंग है वो आदिम जमाने में चली गई, आदिम युग में चली गई। अब पॉलिटिकल पार्टी को कौन पैसा देगा, कहां से पैसा आएगा, अपराधी देगा, तस्कर देगा, आतंकी देगा, अब हमको पता नहीं चल सकता। अब हमको पता नहीं चल सकता। जिसकी मर्जी जहां से चाहे वहां से पैसा ले लें, वहां से पैसा उठा लें। क्यों? क्योंकि कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होना है। यहां तो रिकॉर्ड मेंटेन होना था, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड मेंटेन होना था। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था बेहतर व्यवस्था थी। लेकिन कमी यह थी कि यह व्यवस्था ट्रांसपेरेंट नहीं थी, यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं थी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको रद्द करने के बजाय आदेश देना चाहिए था कि इसको पारदर्शी बनाया जाए। बैंक से जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे, किसने खरीदे हैं, वो पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया है, ये जानकारी बैंक को हर महीने सार्वजनिक करनी चाहिए, या हर 3 महीने पर या हर 6 महीने पर सार्वजनिक करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया जाता। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करना अच्छा फैसला नहीं है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड की कमी थी, कमी ये थी कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था, पारदर्शी नहीं था। चैनल इंट्रोड्यूस किया गया, ये अच्छी बात थी, लेकिन इस चैनल को ट्रांसपेरेंट बनाए जाने की आवश्यकता थी, बजाय कि इस चैनल को ही खत्म कर दिया गया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था। तो फिलहाल अब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ तो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस पर प्रश्न बनने की गुंजाइश भी नहीं है। हम आते हैं वापस इलेक्टोरल फंडिंग पर। हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा की, ये पॉलिटिकल फंडिंग की बात थी। अब हम इलेक्टोरल फंडिंग की बात कर रहे हैं, निर्वाचनों के निधियन की बात कर रहे हैं। निर्वाचनों के निधियन का अर्थ होता है, इलेक्टोरल फंडिंग का अर्थ होता है कि निर्वाचनों में होने वाले व्यय, इलेक्शन का खर्चा कहां से आएगा। इलेक्टोरल फंडिंग का मतलब है इलेक्शन का खर्चा कहां से आएगा। तो अब इलेक्शन का खर्चा कहां से आएगा, ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अभी तक क्या है, अभी तक हमारे यहाँ जो इलेक्शन लड़ता है, मान लो आप इलेक्शन लड़ना चाहो तो आप खुद अपना खर्चा उठाओगे, चुनाव लड़ने का खर्चा खुद उठाओगे। या फिर दूसरी बात अगर करें कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको टिकट दिया है, तो पॉलिटिकल पार्टी आपके चुनाव का खर्च उठाएगी, या टिकट उन्हीं को ज़्यादातर देती है जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हैं, तो फिर दोनों मिलकर उठाते हैं। यानी खुद को मैनेज करना है जो इलेक्टोरल फंडिंग है। लेकिन चुनाव के खर्चे को खुद मैनेज करना करप्शन को प्रमोट करता है। आप मान लो इलेक्शन में 95 लाख की लिमिट है, इतने में तो इलेक्शन लड़ा नहीं जाता, इलेक्शन में ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। तो अगर किसी प्रत्याशी ने अपने चुनाव में जो हिसाब वाला खर्च है, यानी 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिया, 90 लाख रुपए मान लो खर्च कर दिया, तो चुनाव जीतने के बाद वो 90 लाख तो सबसे पहले कमाएगा, क्योंकि जहां जहां से पैसा इकट्ठा करके उसने 90 लाख रुपए यानी लगभग 1 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए हैं, पहले उसे वो 90 लाख रुपए कमाने हैं। फिर अगला चुनाव लड़ने के लिए 90 लाख बचा के रखना है, और चुनाव खर्च डबल हो जाएगा अगली बार तो, और ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो जब चुनाव का खर्च प्रत्याशी मैनेज करता है, तो चुनाव का खर्च प्रत्याशी मैनेज करने का नुकसान ये होता है कि जब वो जीत कर आता है तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के काम करने के बजाय उसकी इच्छा कमीशन खोरी, दलाली, इन सब में रहती है, क्योंकि उसे पैसा कमाना है अपने लिए। इलेक्शन में जो खर्चा हुआ है वो तो निकालना पड़ेगा, वो खर्चा कहाँ से निकलेगा। इसलिए इलेक्टोरल फंडिंग का विचार अस्तित्व में लाया गया है कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनका फंड कहीं से दिया जाए, जिससे कि फिर इस तरीके के करप्शन को रोका जा सके। तो कैसे दिया जाए, इसके लिए 3 तरीके के थॉट अब तक अस्तित्व में आए हैं। एक तो पहला तरीका है कि सीधे चुनावों को फंडिंग दी जाए। चुनावों को फंडिंग का मतलब यह है कि भाई जितने लोग चुनाव लड़ना चाहें सबको पैसा दे सरकार। अब ये तो बड़ा गलत होगा। अगर सरकार चुनाव लड़ने के लिए पैसा देगी तो हम भी लड़ लेंगे, आप भी लड़ लेंगे कि चलो चुनाव लड़ते हैं। और पता चला 90 लाख रुपए चुनाव का खर्च है, हमने 90 लाख रुपए ले लिया, हमने 20 लाख खर्च कर दिया, बाकी 70 लाख बचा लिया। ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर
90 लाख चुनाव लड़ने के लिए ले लिया, खूब तेजी से प्रचार शुरू किया, अगले प्रत्याशी को लगा कि अरे ये तो मेरा वोट काटेगा, तो उसने कहा भाई ऐसा करो हमसे कुछ पैसा ले लो, बैठ जाओ। तो 90 लाख हमने सरकार से लिया, 2 करोड़ हमने प्रत्याशी से लिया, बैठ गए चुनाव हमने। अब हमने कहा हम अपना प्रचार बाद से नहीं करेंगे, हमारे सारे वोट तुम्हारे। करप्शन करप्शन रोकने के लिए इलेक्टोरल फंडिंग की बात कर रहे हैं, पता चला नए तरीके का करप्शन जन्म ले रहा है। यह तरीका बहुत अच्छा नहीं है, खर्च बेतहाशा बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका जो विश्व के लगभग 76 देशों में प्रचलन में है, वह है राजनीतिक दलों को फंडिंग। राजनीतिक दलों को फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग। राजनीतिक दलों को फंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगी चुनाव लड़ने के लिए। जिनकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को ही पैसा मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। सीधी सी बात है, 76 देशों में है, यही व्यवस्था है विश्व के। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलेगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कितना मिलेगा? तो उन देशों ने जो क्राइटेरिया बना रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उन देशों ने क्राइटेरिया ये बना रखा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को पिछले चुनाव में जितने परसेंट वोट मिले थे उतना परसेंट पैसा मिलेगा, उतना परसेंट पैसा मिलेगा। सरकार ने तय कर लिया कि भाई देखो चुनाव में इतना खर्चा होता है और इसलिए इतना हमने बजट बना लिया। अब इतने बजट का हम पॉलिटिकल पार्टीज को बांट देंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी को पिछले चुनाव में जितने वोट मिले हैं उस वोट के मुताबिक उनको पैसा मिल जाएगा, उस प्रतिशतता के मुताबिक उनको पैसा मिल जाएगा। इससे हर पॉलिटिकल पार्टी को सरकार पैसा दे देगी। अब पॉलिटिकल पार्टी उसी सरकारी पैसे से ही उसी बजट के अधीन चुनाव लड़ेगी, उसी बजट के अंतर्गत चुनाव लड़ेगी। तो इससे सरकार ने जितना बजट दिया है उस पर निगरानी भी आसान हो जाती है। अगर उससे ज्यादा पैसा कहीं खर्च होता हुआ दिख रहा है तो उसको नियंत्रण में करना आसान हो जाता है, उस पर चेक लगाना आसान हो जाता है, ऐसे प्रत्याशियों पर नियंत्रण लगाना आसान हो जाता है, तो उनका चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश काफी हद तक खत्म हो जाती है इसमें और उस पर निगरानी करना आसान हो जाता है। तो यह व्यवस्था अनेक देशों में लागू है। तीसरी बात है, एक इलेक्टोरल फंड का निर्माण किया जाए। जैसे संचित निधि है भारत में, आकस्मिक निधि है, पढ़ा है हम लोगों ने, फंड पढ़े, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड। तो ऐसे ही इलेक्टोरल फंड बनाया जाए। जो वाईएस कुरैशी हैं, हमारे पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के, ये उनका सुझाव है कि भारत में एक निर्वाचन फंड बना दिया जाए, एक इलेक्टोरल फंड बना दिया जाए। कुछ पैसा भारत सरकार इसमें दे, कारपोरेट इसमें पैसा दें, लोग इसमें पैसा जमा करें। जो लोग इसमें पैसा दें वो पैसा टैक्स से फ्री होगा, तो लोगों को प्रमोट कर सकते हैं पैसा देने के लिए। जो पैसा इसमें आएगा उसी पैसे से देश में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। अब कैसे इसका वितरण होगा, इन सारी बातों के विषय में बहुत ज़्यादा तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये भी एक बेहतर विचार हो सकता है इलेक्शन संपन्न कराने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ इलेक्टोरल फंडिंग पर कोई डिसीजन नहीं है। जो चुनाव लड़ता है वही अपना पैसा मैनेज करता है। तो जाहिर सी बात है, जब पैसा मैनेज करता है तो चुनाव जीतने के बाद भी वो पैसा मैनेज करता है कि कहाँ से और कमाई हो सकती है जो हमने खर्चा किया है। तो इसलिए राजनेताओं में भ्रष्टाचार रुकता नहीं है, निरंतर जारी। उसके पीछे एक रीज़न इलेक्टोरल फंडिंग का ना होना है। इसलिए इलेक्टोरल फंडिंग निर्वाचन सुधारों के लिए जरूरी है हमारे यहाँ। तो लिखो इलेक्टोरल फंडिंग, लिखो लिखो। जब आप अच्छे पदों पर पहुंचेंगे और ये सब सुधार नहीं हुए रहे होंगे तो आपको भी चिंतन करने का अवसर दिया जा सकता है कि तुम ही सुझाव दो कैसे लागू किया जा सकता है। अगर आप अच्छा वर्क करते हैं, आपका दिमाग अच्छा चलता है, आपका चिंतन अच्छा है, तो आपको भी ऐसी कमेटियों में शामिल किया जा सकता है कि आप सुझाव दें। लिखो इलेक्टोरल फंडिंग, लिखो लिखो। इसका आशय है निर्वाचनों में होने वाले व्यय का प्रबंध करना। इसका आशय है निर्वाचनों में होने वाले व्यय का प्रबंध करना। वर्तमान समय में भारत में इस व्यय का प्रबंध प्रत्याशी स्वयं करता है। इस व्यय का प्रबंध प्रत्याशी स्वयं करता है। किंतु इस व्यय का प्रबंध सरकार की ओर से किया जा सके, किंतु इस व्यय का प्रबंध सरकार की ओर से किया जा सके, निर्वाचनों का निधियन इसी बात पर बल देता है। निर्वाचनों का निधियन इसी बात पर बल देता है। निर्वाचनों का निधियन इसी बात पर बल देता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। पहला, चुनावों की फंडिंग, चुनावों की सीधे फंडिंग, चुनावों की सीधे फंडिंग। यह सरल तरीका है, किंतु इसकी निगरानी करना कठिन है, और इसमें भ्रष्टाचार की संभावना अधिक है, दूसरा लिखो राजनीतिक दलों को फंडिंग। राजनीतिक दलों को फंडिंग, यह अधिक व्यावहारिक तरीका है। राजनीतिक दलों को फंडिंग, यह अधिक व्यावहारिक तरीका है। इसकी निगरानी सरल है। विश्व के लगभग 76 देशों ने इस मॉडल को अपनाया है।
विश्व के लगभग 76 देशों ने इस मॉडल को अपनाया है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को पूर्व के चुनाव में मिले मत प्रतिशत के आधार पर पूर्व चुनाव में मिले मत प्रतिशत के आधार पर फंड दिया जाता है। अगला लिखो, तीसरा लिखो, इलेक्टोरल फंड का निर्माण या निर्वाचन निधि, हिंदी में कह सकते हो निर्वाचन निधि। लिखो, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त वाई एस कुरैशी का सुझाव है कि देश में एक निर्वाचन निधि का गठन किया जाए। इलेक्टोरल फंड का गठन किया जाए। जिसमें कारपोरेट जनता अपना योगदान दे सकती है और निर्वाचन इसी फंड से संपन्न कराए जाने चाहिए। तो ये हो गया निर्वाचनों का निधियन। अब हेडिंग लिख लो, अपेक्षित निर्वाचन संबंधी सुधार। निर्वाचनों के संबंध में क्या सुधार होना चाहिए? भारत में कौन से निर्वाचन संबंधी सुधार होने चाहिए? पॉइंट में लिख लो। पहला पॉइंट, पहला तो यही लिखो, एक देश एक चुनाव, क्योंकि अभी तो है नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव। पहला लिखो एक राष्ट्र एक चुनाव। दूसरा लिखो इलेक्टोरल फंडिंग, निर्वाचनों का निधियन, इलेक्टोरल फंडिंग। तीसरा लिखो पॉलिटिकल फंडिंग, ये भी होना जरूरी है, राजनीतिक दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाना, अगला पॉइंट, निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देना। अगला पॉइंट, एक चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र, ये इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रपोजल दिया है। एक चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात एक व्यक्ति एक चुनाव में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। एक व्यक्ति एक निर्वाचन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकेगा। अगला, आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना। अगला, निर्वाचन संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक अधिकरण की स्थापना करना, ट्रिब्यूनल की स्थापना करना। क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है, हमने बताया 33 साल बाद बूथ कैप्चरिंग के मामले में सजा हुई, क्या मतलब है? अगला, निर्वाचनों के दौरान भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना। अगला, आदर्श आचरण संहिता को कानूनी दर्जा देना और दंड का प्रावधान करना। अभी दंड का प्रावधान नहीं है, कानूनी दर्जा नहीं है। तो ये सब अपेक्षित चुनाव सुधार हो गए। इस तरीके से इलेक्शन की यूनिट हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब इलेक्शन की यूनिट के बाद जो हमारी अगली यूनिट है वो है कुछ विशेष वर्गों के विषय में, विशेष प्रावधान। तो ये भाग 16 है, बेसिकली पार्ट 16 है। और पार्ट 16 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इन सब के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। जैसे आर्टिकल 330 ये कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 332 कहता है कि विधानसभा में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है, इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में। अब ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण की जो समयावधि है वो आर्टिकल 334 है और ये कहती है कि आरक्षण कब तक दिया जाएगा। आरक्षण की जो समयावधि है वो हर 10 साल बाद बढ़ाते हैं। मूल संविधान में 10 वर्ष तक था, लेकिन हर बार 10-10 साल बढ़ाते गए हैं और हर बार 10 साल बढ़ा करके उसको आगे एक्सटेंड किया गया है। तो वर्तमान समय में 2030 तक है।
हर बार जैसे 10 साल पूरा होने वाला होता है एक संविधान संशोधन किया जाता है और संविधान संशोधन करके उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 2020 में खत्म होने वाला था, 104वां संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन के माध्यम से 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 2030 तक ये आरक्षण लागू हो। अब इस आरक्षण में एक विशेष प्रावधान ये किया गया है, 106वां 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया, 106 नंबर का संविधान संशोधन पारित किया गया और कानून बनाया गया जिसे नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण तो इसे नारी वंदन या नारी सशक्तिकरण के लिए बनाया गया कानून कहा गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत यहां कुछ प्रावधान जोड़े गए इन सभी स्तरों पर। 330 ए जोड़ दिया गया, आर्टिकल 330 क्लॉज ए जोड़ दिया गया और यह कह दिया गया कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया। अब जब महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया तो यह आरक्षण सब वर्ग में है, यानी SC, ST, OBC, जनरल, सब में आरक्षण होगा। SC के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं उसमें 1/3 स्थान SC की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं उनमें 1/3 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए। अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के लिए अगर कोई आरक्षण है तो 1/3 स्थान अतिरिक्त पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, इस तरीके से। और जो अनारक्षित सीटें हैं उनमें आरक्षण उसी तरीके से महिलाओं के लिए होगा। आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया और ये विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। ठीक उसी तरीके से विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया। आर्टिकल 334 ए जोड़ा गया, यहां 334 था अवधि के लिए तो यहां 334 ए जोड़ दिया गया कि आरक्षण कब से लागू होगा और कब तक लागू होगा। तो 15 वर्ष के लिए होगा। पहले ये लिख देते हैं कब से लागू होगा, तो आरक्षण तुरंत नहीं लागू हुआ, लागू कब से होगा, 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद लागू होगा। यानी 2026 तक, 2026 में जो जनगणना के आंकड़े, अभी तक तो जनगणना हो ही नहीं पाई क्योंकि कोविड में भंग हो गया, शेड्यूल कोविड में भंग हो गया, तो उसके बाद जनगणना की शुरुआत ही नहीं हुई। तो अब जनगणना की शुरुआत होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। तो 2026 के बाद जो जनगणना के आंकड़े आएंगे उन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाएगा और उस परिसीमन के बाद फिर यह रिजर्वेशन लागू होगा। तो कब से लागू होगा ये पता नहीं है सही अर्थों में, और कब तक के लिए लागू होगा, 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। जब से लागू होगा तब से 15 साल के लिए, यानी 3 लोकसभा के कार्यकाल के लिए, 3 विधानसभा के कार्यकाल के लिए 15 वर्ष के लिए लागू होगा। लेकिन इसके बाद भी इसे बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद संसद विधि द्वारा इसे बढ़ा सकेगी, बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। एक बार आरक्षण मिलने के बाद वापस लेना आत्मघाती कदम होता है सरकारों के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ अनुच्छेद 334 में किया जाता है। तो यहाँ बिना संविधान संशोधन किए ही आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, यानी संसद कानून बनाएगी और कानून बना करके आरक्षण को अगले वर्ष के लिए, अगले जितने साल के लिए बढ़ाना चाहे बढ़ा सकती है। तो ये नारी वंदन अधिनियम इसे कहा गया, 106 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया उसमें नारी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की जनप्रतिनिधियों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये प्रावधान कर दिए गए। अब इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर और पढ़ेंगे, आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 ये कहता है कि सार्वजनिक सेवाओं में, लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए, लोक सेवा में प्रवेश के लिए या प्रवेश, उसमें भर्ती, पदोन्नति सब शामिल है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों की दावेदारी का ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रखना होगा, लेकिन प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखते हुए, प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रशासन की दक्षता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, आरक्षण इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 335 कहता है। बाकी जो रिजर्वेशन वाली बात है वो हम लोग आर्टिकल 16 जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं थी सरकारी नौकरियों में, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए ही प्रावधान किया गया था, इन्हीं को पिछड़ा माना गया था। बाद में वो सारे मैनिपुलेशन हुए हैं, बाद में वो सारे चेंजेस आए हैं और वो कंट्रोवर्शियल बनता गया फिर बाद में। तो ये विशेष वर्गों के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। अब इन प्रावधानों में एक आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आर्टिकल 338, 338A, 338B इसी में प्रावधान किए गए हैं। तो चूंकि समय कंप्लीट हो रहा है तो चैट ऑन करते हैं और आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग और इन सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। तो
अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है तमन्ना, थैंक यू। फिलोसफी ऑप्शनल की बैच कब से शुरू होगी? फिलोसफी यहाँ नहीं चलता। यहाँ हिस्ट्री, जोग्राफी, PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, ये विषय चलते हैं। फिलोसफी नहीं चलता और अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है। ठीक है, थैंक यू आप सबको भी, थैंक यू लिख रहे हैं आप लोग। मैंने नाम नहीं पढ़ा लेकिन आप सबको भी धन्यवाद है। गवर्नेंस की क्लास भी बाद में चलेगी, अभी पॉलिटी की चल रही है। गवर्नेंस के टॉपिक बाद में होंगे, वो मेन एग्जामिनेशन का टॉपिक है। ये नोट्स हमेशा काम आएंगे आप जब भी एग्जाम देंगे। अच्छा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। PSIR का नया बैच, PSIR की क्लासेस तो चल रही हैं। नया बैच मुझे लगता है कि इसी दशहरे के आसपास अनाउंस होना चाहिए, जो मुझे बताया गया था उस हिसाब से। ऑप्शनल कब से लेना अच्छा रहेगा? देखो अगर 2026 का टारगेट है तो ऑप्शनल कर लेना बेहतर है। अभी 2026 के बाद का टारगेट है तो ऑप्शनल आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर 2026 तक का टारगेट है तो ऑप्शनल आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लो आपको 2026 में प्री देना है, तो जनवरी 2026 से लेकर के मई में एग्जाम होता है प्री का। मई 2026 ये तो आप 100% प्री पर फोकस रहोगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्री एक सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ी समस्या है। तो जनवरी 2026 से लेकर के मई 2026 तक तो आपको प्री पर ही फोकस करना है। मई खत्म होगा, एग्जाम खत्म होगा, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर से मेन शुरू हो जाता है आपका। तो जून जुलाई अगस्त 3 महीना आपको रिवीजन के लिए मिलेगा मैक्सिमम। इतना बड़ा सिलेबस 3 महीने में आप पूरी तरीके से केवल रिवाइज ही कर सकते हो, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो समय बहुत कम होता है इसके बाद। तो अगर पूरी तैयारी आपकी 100% नहीं है, पहले से 100% प्रिपरेशन आपकी नहीं है, तो एग्जाम आपका नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे अगर 26 में देना है तो दिसंबर 25 तक 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस रिवीजन, कम से कम 6 रिवीजन, मिनिमम 6 रिवीजन के साथ। अगर 6 रिवीजन के साथ 2025 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तब 2026 में एग्जाम में अपीयर होने का कुछ फायदा तुम्हें मिल सकता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इतना जानो, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर वास्तव में एग्जाम की तैयारी करनी है और रिजल्ट पाना है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो भाई क्या कर रहे हो, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है भाई करते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। एक तो ये तरीका है तैयारी करने का, पंचवर्षीय योजना है तो फिर दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़ाते रहो, क्लास में आते रहो, अपना नामांकन दर्ज कराते रहो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहो, मौज मस्ती करते रहो। लेकिन फिर यकीन मानो बेटा, जिंदगी भी फिर आपका मौज लेगी। अभी तो आप जिंदगी के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब जिंदगी आपकी मौज लेगी, वो आपके साथ मौज मस्ती करेगी, तब बड़ा पेन होगा, तब बड़ा दर्द होगा। लेकिन अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तब समय नहीं होगा आपके पास वापस आने का, और तब समय नहीं होगा कि आप कुछ बेहतर कर सको अपने जीवन के लिए। तो इसलिए पढ़ने के दौरान मौज मस्ती करो, खूब करो, बहुत जरूरी भी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एकदम गंभीर हो गए, सीरियस हो गए, लेकिन क्या टारगेट है आपका, कब एग्जाम देना है आपको, इन सारी बातों का ख्याल आपको होना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, अपना शेड्यूल बनाना होगा। क्योंकि ये संकल्प 2026 का बैच है, इसलिए मैंने 2026 को टारगेट करके आपको ये बता दिया। अब अगर 2025 तक आपका 100% सिलेबस होना चाहिए और 6 रिवीजन के साथ होना चाहिए, मैंने ये भी शर्त लगा दी है, कि 6 रिवीजन के साथ कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए उतना अच्छा है। ऑप्शनल 500 नंबर का है, ऑप्शनल गहराई में पढ़ना होता है, गंदी होता है, और अगर ऑप्शनल में 60% से ज़्यादा नंबर आसानी से पाए जा सकते हैं, वो आपका केवल सिलेक्शन ही सुनिश्चित नहीं करता, आपको मेरिट में जंप भी कराता है। तो इसलिए अगर 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल आपको अब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अभी ज्वाइन करोगे तो ऑप्शनल पढ़ने में 7-8 महीने लगते हैं ढंग से तैयार करने में। कोई भी ऑप्शनल आपका 4-5 महीने में कभी तैयार नहीं हो सकता, नेवर नेवर नेवर। तो इसलिए अगर आपको 26 के लिए तैयार करना है तो आंख बंद करके आपको ऑप्शनल में भी एडमिशन ले लेना चाहिए, और ऑप्शनल भी आपको पढ़ लेना चाहिए। या खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद से तैयारी करने में सक्षम हो तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ऑप्शनल की पढ़ाई जोर शोर से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, चाहे कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे खुद कर लो, दोनों